बात करेंगे भारत अफगानिस्तान के अंदर एम्बेसी खोलने जा रहा है। और मिस्टर मुताकी जो कि फॉरेन मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, भारत में हैं। और जयशंकर के साथ उनकी काफी बड़ी बातचीत हुई है, पूरा डेलीगेशन थे, कई और चीजों पर समझौता हुआ है। वो भी बताएंगे आपको। एक चीज जिसकी तालिबान उम्मीद कर रहा था कि भारत करेगा, वो भारत ने नहीं किया और नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है वहां पर। यानी कि अभी तक सिर्फ रशिया है जिसने रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। और जयशंकर ने काबुल में अपनी एम्बेसी खोलने की बात कही है, जिसको तालिबान ने बहुत खुशी से एक्सेप्ट किया है कि तालिबान को लेकर एक बड़ा फैसला है। हालांकि इंडिया की एम्बेसी वहां पर काम कर रही है, लेकिन वो टेक्निकल टीम के तौर पर काम कर रही है। हैदराबाद हाउस के अंदर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी के साथ बैठक हुई, लंबी चौड़ी बैठक हुई। 2021 के बाद ये पहली बार है कि भारत ने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का फुल सपोर्ट किया है। जयशंकर का कहना था कि भारत ने हमेशा अफगानिस्तान का साथ दिया है, अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अहम है। और हाल ही में उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ में जो लड़ाई थी उसमें भी हमारा साथ दिया है, और पहलगाम का जो अटैक था उसकी भी निंदा की थी। और वहां पर अभी अफगानिस्तान में रशिया और पाकिस्तान की एम्बेसी हैं। काबुल में भारत का एम्बेसी है, लेकिन टेक्निकल टीम से काम कर रहा है। तो तालिबान के शासन के आने के बाद 2021 के बाद भारत साइलेंट मोड में था, और अब भारत ने फुल फ्लैज एम्बेसी खोलने का ऐलान किया है। और मुत्तकी साहब का कहना है कि भारत के लोग वहां पर आए, वहां पर उनको जो प्रोजेक्ट्स चलाने हैं सब चलाएं, हेल्थ में, एजुकेशन में, सड़कों में, जो भी करना है, जो भी प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं सब कुछ चलाएं, उनका मोस्ट वेलकम है। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। इंडियंस आर मोस्ट वेलकम इन अफगानिस्तान। जयशंकर ने आगे कहा कि एम्बेसी खोलने के बाद हमारा जो डेवलपमेंट और जो ह्यूमन असिस्टेंस का काम है वो भी हम जारी रखेंगे। और जिस प्रोजेक्ट को पहले हमने शुरू किया था, अटक गए थे, हम फिर से शुरू करने को तैयार हैं। अब 20 एम्बुलेंस गाड़ियां भी देने की अनाउंसमेंट हो गई है कि 20 एम्बुलेंस गाड़ियां भी दी जाएंगी। और मुतक्की साहब का कहना है कि अफगानिस्तान भारत के लोगों के साथ खड़ा है। भारत के खिलाफ कोई साजिश अफगानिस्तान की जमीन से हम नहीं होने देंगे। आप लोग आइए, और आपका अफगानिस्तान में वेलकम है। और कोई भी हो, कैसा भी हो, आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं आप वहां पे आके उसको पूरा कीजिएगा। और मुझे लगता है कि चलिए अच्छी बात है, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, इन मैनी वेज आप कह सकते हो कि जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, कुछ शुरुआत होगी तो एक किस्म से कहा जाए तो तालिबान धीरे धीरे नरम पड़ेगा। एकदम से तो नरम नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे नरम पड़ेगा। वो नरम पड़ना ही अपने आप में कम से कम इस बात का एहसास होगा कि वहां पर जो लेडीज के प्रति, विमेन के प्रति जो उनकी पूरी की पूरी एक टॉर्चर वाली नीति है, उसमें थोड़ी नरमी आएगी, और उनको जो हक मिलने चाहिए वो जरूर मिलेंगे। वो यहाँ से आगरा भी जाएंगे, देवबंद भी जाएंगे मुतकी, और हैदराबाद भी जा रहे हैं। तो ये उनके डेस्टिनेशन है, और उनको स्टेट प्रोटोकॉल दिया गया है। जी हाँ। और खास तौर से इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया गया है वहां पर, माइंस एंड मिनरल्स के अंदर। ये अफगानिस्तान का कहना है। और वो कहना है कि हमारे लिए तो भारत पहले से ही इम्पोर्टेंट था। हमारा जो खास तौर से सदियों से हमारा आपका रिश्ता रहा है, और ये रिश्ता अभी बरकरार रहना चाहिए। लेकिन एक चीज जिसकी तालिबान उम्मीद कर रहा था कि भारत करेगा, वो भारत ने नहीं किया और नहीं करेगा। मुझे लगता है कि तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करना है वहां पर। यानी कि अभी तक सिर्फ रशिया है जिसने रिकॉग्नाइज किया है, इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पर ठीक है, अब डिप्लोमेसी के अंदर बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो है स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं, हम एकदम से सारे के सारे पत्ते नहीं खोल देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो पहले स्टेप में वहां पे जो एम्बेसी खोलने की बात है, तो ये भी एक रिकॉग्निशन है, डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होगा। इंडियंस विल स्टार्ट गोइंग देयर, दे विल स्टार्ट वर्किंग देयर, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो स्टार्ट होंगे। और जो खास तौर से अभी तक जिस ढंग से पूरे इंडियंस को, सबको वहां से भाग के आना पड़ा था अफगानिस्तान से तालिबान के आने के बाद, सिखों को भी आना पड़ा था, अपने गुरुद्वारों को बंद कर देना पड़ा था वहां पर। तो हो सकता है उसकी भी वापसी हो। और वो जो पहले एक किस्म का जो एक थोड़ा सा एक एनमिटी थी उस समय, जो
जोश था उनके अंदर वो सारा ठंडा होता नजर आ रहा है, और उनको समझ आ रहा है कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, और हर वो चीज जो चाहते हैं, तालिबान जो चाहता है वो नहीं हो सकता है। आपको कहीं ना कहीं दुनिया के साथ मिलकर ही चलना होगा। अगली खबर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि ट्रम्प साहब को नोबेल प्राइज नहीं मिला साहब। अल्टीमेटली बेचारे तड़पते रह गए, और मिला किनको? वो वेनेजुएला की अपोजिशन की डेमोक्रेटिक लीडर मारियो कारिनो माचाडो को मिला है। वेनेजुएला में डेमोक्रेसी को बढ़ाने, तानाशाही से जंग करने में, और एक पीसफुल चेंज लाने के लिए उसमें उनको ये पुरस्कार मिला है, ये अवार्ड मिला है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और जब नोबेल कमेटी के चीफ ने उनसे बात किया तो 5 बार उन्होंने एक शब्द कहे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझको नोबेल पीस प्राइज के लिए चूज किया है। और ट्रम्प साहब तो वेट ही करते रह गए, लेकिन इस जो यंग लीडर हैं वेनेजुएला की, वहां पे तो मादुरो का शासन है, जो कि ड्रग लॉर्ड है दुनिया के, और उन्हें तो शायद ट्रम्प भी हटाना चाहते हैं। वो हटाएंगे तो फिर मचाडो को एक्चुअली वेनेजुएला की आयरन लेडी भी कहा जाता है। तो मारिया कोरोनो माचाडो 67 में काराकास में उनका जन्म हुआ था, और काफी पढ़ी लिखी हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री है उनकी, वहाँ फाइनेंस में भी उनकी डिग्री है, और साथ में लगातार फाइट कर रही हैं। उन्होंने अपनी पार्टी वेंटी वेनेजुएला की नींव रखी थी 2002 के अंदर, और 2010 में वो वहाँ की जो असेंबली है उसमें सबसे ज्यादा वोटों से वो इलेक्ट भी हुई थी। और हमेशा वो निकोलस मादुरो जो कि ड्रग लॉर्ड हैं, जो प्रेसिडेंट भी हैं, उनके खिलाफ हमेशा खड़ी रही। उन्हें बहुत बार गिरफ्तार किया गया, कई जगह उनको स्पीचेस देने से भी रोका गया, लेकिन उनका जो फाइट था वो जारी रहा, और उसी फाइट की वजह से वो, आप यकीन मानिएगा कि वो वेनेजुएला की हीरो बन गई। और अपने आप में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑनर है उनके लिए। इससे पहले 2024 में उनको सखारोव अवार्ड दिया गया था यूरोपियन संसद ने। अ, एक और 2024 के अंदर काउंसिल ऑफ यूरोप ने ह्यूमन राइट्स के लिए उनकी मेहनत को ऑनर किया था। 2025 में जेनेवा समिट फॉर ह्यूमन राइट्स ने उन्हें गोंजालेस अवार्ड दिया था, करेज अवार्ड है ये। और 2018 में उनको बीबीसी का 100 सबसे जो प्रभावशाली महिलाएं हैं उनके अंदर शामिल था। लेकिन ये बात तो यहाँ पर सही थी, और जब नोबेल कमेटी के जो सो कॉल्ड एक स्पोक्स पर्सन थे, जब वो सामने आए वहां पर, तो उन्होंने कहा कि मचादो को दिया जा रहा है, तो जो पत्रकार लोग बैठे थे वो हैरान हुए। तो उन्होंने पूछा फिर उसके बाद में कि ट्रम्प को आपने क्यों नहीं दिया, क्या कारण है? तो इस पर एक फ्रीडनेस, जो कि नॉर्वे के जो स्पोक्स पर्सन थे, जो वहां पर अनाउंसमेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि नोबेल पीस प्राइज के लॉन्ग हिस्ट्री के अंदर हमारी कमेटी ने बहुत सारी मीडिया टेंशन को देखा है, बहुत सारी इस किस्म की जो पुल्स एंड प्रेशर्स हैं उसको देखा है। हमें हर साल हजारों खत मिलते हैं, और वो बताते हैं कि उन्होंने शांति के लिए क्या किया है, लेकिन हम अपना फैसला अपने काम पर और एल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है उसके मुताबिक लेते हैं।